तो हेलो दोस्तों, आज जो है ना हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि डे नंबर 2 है। कल हमने पहला क्लास ले ली है, ठीक है। और आज जो है ना आज दूसरा क्लास है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। और ये तैयारी बिहार बोर्ड के लिए हो रही है, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 1 हो गया है, तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 सबका प्ले लिस्ट तो बन गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप यहाँ पर जो पढ़ाई होने जा रहा है, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो जिस प्रकार इस पर लिखा हुआ है उसी प्रकार यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसमें जुड़ जाइए, आपको उसमें मिल जाएगा इसका नोट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को रूस के बारे में जानना है। रूस जो देश है उसके बारे में जानना है कि वहाँ पर क्रांति कैसे हुआ, वहाँ के देश वो विकसित कैसे हुआ, ठीक है। और वहाँ का कारण क्या था क्रांति होने का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, जैसे कि रूस में रोमनो राजवंश का शासक था, ठीक है। वहाँ का जो वंश था उसका नाम था, मतलब रूस का जो सम्राट था ना, जो राजा था, तो उस राजा का जो वंश का नाम था वो रोमनो था। तो अगर पूछेगा कि वहाँ के राजवंश का क्या नाम था, तो रोमनो, ठीक है। वहाँ के जो राजा था वो किस वंश का था, तो रोमनो राजवंश का था, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, राजा तो बनता था, राजा के बाद फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अभी नहीं है, अभी ऐसा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कोई भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए यदि पूछेगा कि रूस में किस किस राजवंश का शासक था, तो रोमनो, ठीक है। अगला है कि रूस में सम्राट को जार कहा जाता था। सम्राट कहने का अर्थ है राजा। राजा को क्या कहा जाता था रूस में, जार कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद है कि रूस की क्रांति जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुई थी। रूस में जो क्रांति हुआ था, क्रांति कब होता है, क्रांति तब होता है जब जनता क्या होता है उस राजा से, मतलब क्या कहते हैं, विचलित हो जाता है। वह राजा, जब उस राजा से वह कोई भी बात कहता है जनता, यदि उसके लिए वह काम नहीं करता है राजा, तो वह क्या होता है, उसका बात ही नहीं मानता है, तो वो क्या करेगा, वो हटाएगा ही ना, जो वहाँ का जनता होगा वो हटाएगा ही ना। तो इसीलिए क्रांति तब होता है जब मतलब जनता साफा त्रासदी के जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तब क्रांति होता है, ठीक है। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। अब देखिए, जब राजा हटेगा तो दूसरा राजा आएगा, तो परिवर्तन होगा ना कुछ तो परिवर्तन होगा, इसीलिए क्रांति होता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी देश में क्रांति होता है, ताकि दूसरा राजा बनेगा तो क्या होगा, वहाँ उस देश का विकास होगा। इसलिए रूस की क्रांति किसके काल में हुआ था, तो जार निकोलस द्वितीय के। जार मतलब क्या, राजा। तो किस राजा के, तो निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुआ था। शासन काल कहने का क्या अर्थ है, जितना से जितना समय तक वो वहाँ का राजा था उतने ही समय में क्या हुआ, वहाँ पर क्रांति हुआ था, ठीक है। तो किसके काल में क्रांति हुआ, तो जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में क्रांति हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगला जो कहता है 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया गया। कृषि दास्ता कहने का क्या अर्थ है, वहाँ के लोगों को इतना कम जमीन था, मतलब ऐसा वहाँ का राजा गुलामी करता था और इतना वहाँ के लोगों को कम जमीन था कि वो जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर भी नहीं घूम पाता था उस खेत में, ठीक है। इसीलिए वो जो कृषि दास्ता, मतलब कहने का क्या अर्थ है, कृषि दास्ता कहने का अर्थ है वहाँ का जो कृषि की जो गुलामी करते थे, तो उसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया, तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया। किसके कब समाप्त किया, 1861 ईस्वी में। अलेक्जेंडर द्वितीय क्या था, वहाँ का एक राजा था जो कि कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया। मतलब वहाँ के लोगों को, जैसे कि जो भी चीजें की कमी थी उसको कृषि में उसको पूरा किया, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, मतलब वहाँ के लोगों को जो कम खेत था उसको समाप्त कर दिया। और उसी कम खेत में क्या होता था कि उसमें खेती करना होता था वहाँ के लोगों को, और उसी में क्या होता था कि वहाँ के राजा को टैक्स देना होता था। तो इसने क्या किया कि उसको समाप्त ही कर दिया, ठीक है। समझ गए? 1861 इसमें जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या किया, कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया, ठीक है। अगला है कि 1863 में रूसीकरण की नीति का विरोध पोलो ने किया। पोलो कहने का अर्थ है कि वहाँ के मुख्य रूप से 2 जाति था, ठीक है। ऐसे तो बहुत जाति था, लेकिन वहाँ के मुख्य रूप से 2 जाति था, पहले सलाव और दूसरा पोलो। एक था सलाव और दूसरा पोलो, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1830 में रूसीकरण की नीति कहने का अर्थ है कि रूस का भाषा और संस्कृति केवल और केवल इस पोलो जाति पर लाद दिया गया। और एक और हम बात आपको बता दे रहे हैं, जो सलाव जाति के लोग थे उनकी संख्या अधिक थी और जो पोलो जाति के लोग थे उनकी संख्या कम थी, ठीक है। तो रूसीकरण की नीति किस पर लागू कर दिया गया, पोलो जाति पर। रूसीकरण की नीति कहने का क्या अर्थ है कि रूस का जो भाषा था, वहाँ का जो संस्कृति था, इसका पालन करना है, शिक्षा का जो वहाँ का पालन करना है रूस का, वो सब पोलो को ही पालन करना है, ठीक है।
अब देखिए, सबको तो मन करता है स्वतंत्र रूप से हम रहें, किसी भी देश में रहें। तो जैसे कि हम लोग भारत में स्वतंत्र रूप से कोई भी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पोलो को भी लगा कि जब सलाव जाति पर कोई भी नियम नहीं लगेगा तो हम पर क्यों नियम लगेगा। इसीलिए क्या किया, इन लोगों ने विरोध किया। पोलो जाति के जो लोग थे उन लोगों ने विरोध किया कि हम भी स्वतंत्र रूप से रहेंगे जैसे सलाव जाति के लोग रहते हैं। इसीलिए उन लोगों ने विरोध किया रूसीकरण की नीति का, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, अगला है 1904 से 5 के रूस जापान में युद्ध हार गया। अब देखिए 1904 से 5 में एक युद्ध होता है जापान और रूस में, जिसमें भी हार गया। तो अब इससे क्या होगा, जनता क्या करेगा, जो इतना बड़ा हमारा रूस देश है और एक जापान जैसे छोटे एशियाई देशों से हार गया, तो क्या करेगा जनता, वहां पर क्रांति ही ना करेगा, उस राजा को हटाएगा ही ना। इसीलिए क्या हुआ, 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में हार गया, ठीक है। रूस क्या हुआ, जापान युद्ध में हार गया, ठीक है। और अगला है कि 1905 में रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। क्या है कि 1905 में क्या होता है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन। ड्यूमा मतलब कहने का अर्थ है संसद। जैसे हमारे यहाँ जो संसद है, संसद जो काम करता है वही क्या था, वहां पर क्या हुआ, गठन हुआ। कब गठन हुआ, 1905 में रूस में क्या हुआ, प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। मतलब काम अब संस्था करेगा, ऐसा नहीं कि राजा करेगा, राजा के विरुद्ध उतना काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ड्यूमा का क्या हुआ, गठन हुआ। वहां के जो 1905 में जो रूस में क्या हुआ, इस युद्ध के बाद क्या हुआ, वहां पर ड्यूमा का गठन हुआ। अब सब काम ड्यूमा करेगा, ठीक है। ड्यूमा मतलब कहने का, जैसे भारत में ड्यूमा का नाम क्या, संसद है। तो संसद की जगह वहां पर क्या है, हर एक देश का अलग अलग होता है। तो जैसे यहाँ पर संसद भारत देश में नाम है, उसी प्रकार से संसद का नाम क्या कर दिया गया, वहां पर ड्यूमा कर दिया गया। सॉरी दोस्तों, देखिए थोड़ा सा बंद हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां पर क्या किया गया, वहां पर ड्यूमा नाम रखा गया, ठीक है। हर एक देश का अलग अलग है, ठीक है। आप जाइए सर्च कीजिएगा तो हर एक देश का अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ संसद है, वहां पर ड्यूमा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला कहता है उसी में का कुछ है, ठीक है। इसमें आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देख रहे हैं, एक लाइन में या एक के बार में याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि वार एंड पीस की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने की थी। लियो टॉल्स्टॉय ने किसकी रचना की थी, वार एंड पीस। वार एंड पीस कहने का अर्थ है युद्ध और शांति। युद्ध और शांति इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वार एंड पीस। इसकी रचना किसने की थी, टॉल्स्टॉय ने की थी, लियो टॉल्स्टॉय ने। पूछेगा कि लियो टॉल्स्टॉय ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी, वार एंड पीस की रचना की थी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट का है, आप एक बार में याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अगला कहता है कि रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोय था। साम्यवादी मतलब जैसे हम लोग आपको पहले ही क्लास में बता दिए कि साम्यवादी का अर्थ क्या होता है, जिसमें सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए। तो उसका पहला, इसका अध्यक्ष कौन बना, पहला इसका नेता बना प्लेखानोय, ठीक है, प्लेखानो। तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोय था, ठीक है। अगर साम्यवादी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले क्लास को देखिए। साम्यवादी कहने का अर्थ है जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले, तो वही था। इसका पहला अध्यक्ष प्लेखानोय था, बना, ठीक है, रूस का। ओके, तो अगला देखिए, प्लेखानोय ने, उसके बाद क्या हुआ कि प्लेखानोय जो साम्यवादी का अध्यक्ष था, उसने क्या किया, 1898 इसमें रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की है, ठीक है। 1998 में क्या करता है ये प्लेखानोय, एक पार्टी की स्थापना किया जिसका नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। अब देखिए 1898 इसमें तो यह पार्टी की स्थापना की, लेकिन ये पार्टी क्या हुआ, वहां पर जो दो लोग थे, एक था क्या सलाव जाति के लोग और एक पोलो जाति के लोग। तो क्या किया कि उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पार्टी था ये दो भागों में बट गया, ठीक है। कितने भागों में, दो भागों में। इस पार्टी का स्थापना किसने किया, प्लेखानोय ने किया। कब किया, 1898 में किया, ठीक है। यदि दिक्कत है तो जरूर कॉमेंट कीजिए, ठीक है। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना प्लेखानोय ने 1898 में किया, जो कि बाद में क्या हुआ, दो भागों में बट गया। अगला कहता है कि 1903 ईस्वी में पार्टी बोल्शेविक और मेंशेविक में बट गया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये जो पार्टी था ये दो भागों में बट गया, एक हुआ बोल्शेविक और एक हुआ मेंशेविक, ठीक है। क्या हुआ, बोल्शेविक और मेंशेविक। अब बोल्शेविक क्या होता है, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। बोल्शेविक कहने का अर्थ है जिसकी संख्या अधिक है उसे बोल्शेविक कहें और जिसकी संख्या कम है उसे मेंशेविक कहें। अब देखिए बोल्शेविक मतलब कहने का, जैसे हमने आपको बताया दो जाति के लोग, एक का नाम सलाव और दूसरा का नाम पोलो। तो सलाव जाति की संख्या अधिक थी तो क्या हुआ, बोल्शेविक क्या हुआ, सलाव जाति के लोगों को, और मेंशेविक क्या हुआ, जिसकी संख्या कम हो उसे मेंशेविक। तो कहने का अर्थ है कि जो पोलो जाति के लोग थे उन्हें मेंशेविक मतलब कहलाएं, ठीक है। तो मतलब ऐसे हम आपको समझा दे कि जिसकी संख्या क्या हो, अधिक हो उसे बोल्शेविक और जिसकी संख्या कम हो उसे मेंशेविक कहते हैं, ठीक है। तो 1903 में यह पार्टी दो भागों में बढ़ जाता है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।
ओके आगे देखिए, बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। बहुमत मतलब कहने का क्या है, बहुमत कहने का अर्थ है अधिक जिसकी संख्या है वह दल बोल्शेविक कहलाया। बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। सर्वहारा क्रांति कहने का क्या अर्थ है, जिसमें सभी लोगों को, जैसे सर्वहारा क्रांति के अंतर्गत मतलब सभी लोग आते हैं, ठीक है। सर्वहारा मतलब क्या, सर्व मतलब सभी का, मतलब सभी लोग इस क्रांति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मतलब सलाव जाति की ना संख्या अधिक थी, वहां पर 2 जाति मुख्य रूप से थी रूस में, तो 2 सलाव जाति की संख्या अधिक थी, इसलिए उसमें सबसे अधिक जो बहुमत वाला दल मतलब सबसे अधिक लोग इसी में थे, ठीक है। बोल्शेविक दल में सबसे अधिक लोग थे, ठीक है। तो इसीलिए बोल्शेविक दल वाला नहीं, बहुमत दल वाला बोल्शेविक कहलाया, ठीक है। और बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे, सभी लोगों के मतलब क्रांति के पक्षधर थे, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि अल्पमत। अल्प मीन्स क्या होता है, कम, मतलब कम मत वाला दल क्या कहलाया, मेंशेविक कहलाया, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। तो कम मत वाला दल मेंशेविक कहलाया, जबकि और मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। मध्यवर्गीय कहने का अर्थ है जिनके पास, जैसे क्या होता है भारत में, समझिए भारत में अधिकतर लोग क्या है, मध्यवर्गीय लोग हैं। मध्यवर्गीय कहने का अर्थ है जो शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं, जो जिनके पास थोड़ा बुद्धि भी है, जो अपना घर परिवार अच्छे से चला पाते हैं, उन्हें ही मध्यवर्गीय कहते हैं। तो अल्पमत वाला दल जो मेंशेविक कहलाया, मेंशेविक किसका पक्षधर था, तो केवल मध्यवर्गीय का। जबकि जो क्या कहते हैं बहुमत वाला दल था वो पूरे सर्वहारा वर्ग मतलब सभी लोगों के लिए वो पक्षधर था, ठीक है, समझ गए। तो एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना होता है 1898 ईस्वी में, जो कि 1903 ईस्वी में बढ़ जाता है 2 भागों में, एक कहलाता है बोल्शेविक, एक कहलाता है मेंशेविक, ठीक है। तो बोल्शेविक क्या होता है, तो बोल्शेविक हम उसे कहते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है, और मेंशेविक हम उसे कहते हैं जिसकी संख्या कम होती है, ठीक है। अगला है कि 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक पार्टी की गठन होता है, फिर से एक पार्टी की गठन होता है 1901 में, ठीक है। सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि इस पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1901 में हुआ, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक, मतलब 4 साल चला था प्रथम विश्व युद्ध। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ, ठीक है। उसके बाद है, इसमें कोई समझाने वाला बात नहीं है, ठीक है। प्रथम 2 अभी तक विश्व युद्ध हुआ है। विश्व युद्ध कहने का क्या अर्थ है, जिसमें सभी देश भाग लेते हैं उसे ही, मतलब कहने का अर्थ है 2 से अधिक देश हो जाते हैं ना, उन्हें ही हम विश्व युद्ध कहते हैं। 2 देश के बीच युद्ध होता है तो वो ठीक है, लेकिन 2 देश से यदि अधिक युद्ध होने लगता है तो वो विश्व युद्ध कहलाता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला था, ठीक है। और उसके बाद है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम जरीना था। जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था, तो उसी के पत्नी का नाम क्या था, जरीना था, ठीक है। उसके पत्नी का नाम क्या था, जरीना, ठीक है। उसके बाद है कि नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा किया गया। नई आर्थिक नीति कहने का अर्थ है जब क्रांति हो गया तब नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया। आगे हम बताएंगे लेनिन कौन था। लेनिन ने लागू किया, मतलब इसमें यही था कि ऐसा कोई उसमें कानून लाया गया, ऐसा नियम लाया गया जिससे रूस देश क्या हुआ, विकास किया। मतलब रूस को आगे बढ़ने के लिए नई आर्थिक नीति में ऐसा कोई कानून नियम लगाया गया, ठीक है। बिना नियम के तो कुछ होता नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या होता है, जैसे हम लोग को बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो बोर्ड के एग्जाम के लिए हमें पहले से तैयारी करना होता है। जे हमको इतना समय तक क्या करना है, सिलेबस समाप्त करना है, फिर ऑब्जेक्टिव लगाना है, फिर क्वेश्चन बैंक लगाना है, फिर चैप्टर वाइज लगाना है, फिर मॉडल पेपर लगाना है, फिर जाना है हमको एग्जाम देने, ठीक है। तो यही है नई आर्थिक नीति, ठीक है। नई, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन के द्वारा लाया गया था। 1921 में क्या हुआ, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, लेनिन के द्वारा लागू किया गया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ तक था हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, यही थे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांति के बारे में कि रूस में जो क्रांति हुआ था। ये सब तो थोड़ा हम इसलिए बताएं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, और ताकि आपको जो क्रांति के बारे में हम बताएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आपके पास थोड़ा देर पहले एक सर्वहारा वर्ग का एक आया था अभी थोड़ा देर पहले नाम, तो उसका परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब समाज के सभी वर्ग के लोग यदि जिसमें शामिल होते हैं ना उसे ही हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान भी हो, मजदूर भी हो, आम गरीब लोग शामिल हो उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें सभी लोग आते हैं उसे हम सर्वहारा वर्ग। सर्व का मतलब क्या, सभी लोग, ठीक है। तो ज्यादा इसमें समय न देते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए वो है कि रूसी क्रांति के कारणों को लिखे। ठीक है, क्या है आगे, रूसी क्रांति के कारणों को लिखे। पहले हम लोग कारण समझ ले रहे हैं, आखिर क्या कारण था जिससे क्या हुआ, जनता आक्रोश हुआ और फिर क्रांति किया। तो कारण देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों क्रांति हुआ। ठीक है, नहीं, क्रांति के बाद क्या हुआ वो देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्रांति के कारण देख ले रहे हैं। तो कहता है रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रूसी क्रांति क्या है, निम्नलिखित कारण। पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार कहने का अर्थ है वहां का राजा, यानी कि रूस का राजा। निरंकुशता कहने का क्या अर्थ है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, मतलब जो वो किसी का बात नहीं मानता, उसे ही हम निरंकुश कहते हैं। अयोग्य मतलब जो राजा बनने के योग्य ना हो ना, उसे ही हम अयोग्य कहते हैं। ठीक है, तो जार का जो राजा था, रूस का जो राजा था, वो न तो किसी का बात मानता था और न ही वो राजा बनने योग्य था। ठीक है, तो समझ गए निरंकुशता और अयोग्य। उसके बाद है कि कृषकों की दयनीय स्थिति। ठीक है, तो जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि कृषकों की दयनीय स्थिति में कि कृषि के जो खेती करते थे, जिनको जो किसान थे उनके पास अधिक जमीन नहीं था, वो कर्ज के बोझ से लदाए हुए थे और उनसे टैक्स लिया जाता था। जो वहाँ के राजा थे वो टैक्स लेते थे। ठीक है, कभी कभी तो अनाज भी लेते थे कि इतना समय में इतना आपके पास खेत है, उसमें से हमको अनाज दे दीजिए, इतना इतना आप रख लीजिए। तो कृषकों की भी दयनीय स्थिति थी, वहाँ के किसान भी खुश नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद मजदूर भी खुश नहीं थे। मजदूरों की दयनीय स्थिति मतलब मजदूरों को 12-18 घंटे काम करवाते थे और रुपया कम देते थे। अब आपको भी गुस्सा आएगा कि नहीं कि अब 18 घंटे काम करवा रहा है, सिर्फ 6 घंटे के लिए छोड़ा है, कभी कभी तो पूरे 24 घंटे, तो भी उसको कम रुपया देता था। तो ये खराब बात है कि नहीं। इसलिए मजदूरों की दयनीय स्थिति, ये भी खुश नहीं थे मजदूर। उसके बाद है औद्योगिकरण की समस्या। एक भी उद्योग नहीं थे, जो भी उद्योग थे वो विदेशी उद्योग थे। ठीक है, क्या थे, एक भी उद्योग रूस के देश के नहीं थे, एक भी उद्योग रूस देश के नहीं थे, सब उद्योग क्या थे, और विदेशी मतलब अलग अलग देश के थे। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या हुआ, वहाँ के जनता आक्रोश हुआ। उसके बाद रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया कि रूसीकरण की नीति मतलब वहाँ पर ऐसा भी नियम नहीं था कि एक ही भाषा बोला जाएगा और क्या कर सकते हैं, एक ही संस्कृति माना जाएगा, ये सब कुछ भी नीति नहीं लागू हुआ था। ठीक है, ये रूसीकरण की नीति। विदेशी घटनाओं का प्रभाव मतलब जिस देश से लड़ता था उस देश से हार जाता था रूस। जैसा कि हमने आपको बताया कि जापान से लड़ा तो जापान से भी हार गया। ठीक है, उसके बाद है कि रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवों का योगदान। मार्क्सवाद मतलब कहने का अर्थ है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताए थे, तो कार्ल मार्क्स के जो भी कुछ वो काम किए थे, उनका एक पुस्तक है दास कैपिटल। उनसे भी वो पुस्तक पढ़ने के बाद भी लोगों के मन में बहुत सारा जागरूक उत्पन्न हुआ। ठीक है, कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव मतलब कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा और बुद्धिजीवों का योगदान। बुद्धिजीवों मतलब कहने का अर्थ है जिनके पास थोड़ा शिक्षा है, थोड़ा ज्ञान है। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, या लियो टॉल्स्टॉय थे, तो उन्हीं को बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जिनके पास थोड़ा ज्ञान होता है, जो इन लोगों को बताते हैं, जो रूस देश के लोगों को बताते थे। क्या बताते थे कि ये आपका खेत है, ये आपका देश है, इस देश को बचाना आपका फर्ज है, राजा को आप हटाइए, ये आपका देश है, एक झंडा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जिसको तिरंगा बोलते हैं, एक वहाँ पर जितने भी, जैसे मान लीजिए भारत देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य के अगर अलग अलग झंडा होता, तिरंगा होता, तो आपको कैसा लगता है? एक तिरंगा है तो अच्छा लगता है कि नहीं। तो इसीलिए वहाँ पर जितने वहाँ पर राज्य थे, वो सभी अलग अलग राज्य के पास अलग अलग तिरंगा था, अलग अलग संस्कृति थी। ठीक है, तो वही था कि रूसी में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवों का योगदान। तो वही इन लोगों ने उन लोगों को समझाया कि क्या आपका देश है, आपको बचाना फर्ज है, आपका जमीन है, उन्हें क्यों देते हैं, एक झंडा होना चाहिए। ठीक है, ये सभी बात बताएं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उनको। ठीक है, 8वां में है कि तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अभी हमने आपको बताया थोड़ा देर पहले, कुछ पॉइंट में बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, 4 वर्ष तक, जिसमें क्या हुआ, रूस की पराजय। अब देखिए, रूस इतना बड़ा देश है और वो प्रथम विश्व युद्ध में भी पराजय हो गया, वो हार गया। इसलिए वहां के जनता इससे भी आक्रोश हुए। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया? जल्दी से आप बता दीजिए। ठीक है, वैसे तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और पॉइंट है, उसके बाद मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो ये रहा क्या, रूसी क्रांति के कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं। ठीक है, यह गलत से लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर काट दीजिएगा। ठीक है, खूनी रविवार आप किसे कहते हैं, तो 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं।
ठीक है। तो 1904 से 5 में जो रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, अभी आपको थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि रूस जापान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था 1904 से 5 के बीच। ठीक है। तो उसमें पराजय के कारण, मतलब रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। क्या हुआ, रूस में क्रांति हो गया, वहां की जनता ने क्रांति कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह, पूरे लोगों का समूह 9 जनवरी 1905 ईस्वी को वो दिन था जिसमें सभी लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ, रोटी के नारों के साथ, ठीक है, रोटी दो के नारों के साथ, ठीक है, क्या नारा था, रोटी दो के नारों। इन नारों के साथ वहां के सभी जनता क्या किए, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, क्या हुआ, वहां पे सभी जो जनता थे उन लोगों ने रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ठीक है। वहां पर मतलब जनता का कि जहां पर उसका राजा रहता था उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जो लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जा रहे थे उन लोग, निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोलियां बरसा दी, मतलब सभी लोगों को मार दिया। उसके बाद है कि जिसमें हजारों लोग मारे गए, इसलिए 22 जनवरी वहां पर 2 कैलेंडर था। ठीक है। कल हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। वहां पर 2 कैलेंडर था, एक था नया कैलेंडर, एक था पुराना कैलेंडर। तो नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी। ठीक है। नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्या किया, गोलियां बरसाई जिसमें सभी लोग क्या हुए, लगभग हजारों लोग मारे गए। ठीक है। हजारों लोग मारे गए जिसे हम क्या कहते हैं, खूनी रविवार या लाल रविवार। मतलब जिस दिन मारा गया वहां के लोग, तो उस दिन रविवार था, रविवार का दिन था, इसलिए उसे खूनी रविवार या फिर लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को पता नहीं था कि इसे लाल रविवार के नाम से जाना जाता है वो आज जान गए। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रविवार किसे कहते हैं तो भी आप यही जवाब दीजिएगा। ठीक है। या खूनी रविवार पूछेगा तो यही जवाब दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। इसी के साथ आपको एक चीज बता दें कि इसका जो PDF लेना है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर ले सकते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। हम उसका जवाब देंगे जरूर। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।